आज हम जानेंगे अध्याय 9 के बारे में, ऑक्सीडेटिव तनाव और आपकी आंखें। पार्ट में ज़्यादातर चीज़ें बताई गई है जो कि आंखों की जो समस्या है उसको लेकर इस पे ध्यान दिया गया है। तो आज हम जानेंगे आखिर आँख की समस्या क्यों होती है। तो आँख हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी अंग में से एक है और अच्छी दृष्टि पाने के लिए इनकी हमेशा देखभाल करनी चाहिए। आँखें ही आपको दुनिया देखने के लिए सक्षम बनाती है, इसलिए उन्हें आपके शरीर का सबसे बहुमूल्य अंग कहना गलत नहीं होगा। हालांकि शरीर के दूसरे अंगों की तरह आँखें भी कई कारणों से समस्याओं या खतरों के संपर्क में आती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस किताब के माध्यम से पूरे चैप्टर में आखिर क्या दिया गया है आंखों की समस्या को लेकर। अब हम जानेंगे। कोई चीज मैविस को गलत ही नहीं बना सकती थी। कई साल पहले अपने पति को खो देने के बावजूद मैविस ने जिंदगी से हार नहीं मानी थी, बल्कि इस हादसे के बाद वे और अधिक मजबूत तथा स्वतंत्र हो गए थे। वे बेझिझक खुद ही सफर करना पसंद करते थे। मैविस जानती थी कि जीना क्या है। मैविस नहीं, इरेसमैन को कोई चीज नहीं रोक सकती थी सिवाय दृष्टिहीनता के बढ़ते स्याह डर के। मैविस को यूं तो रात में आकाश चीरकर दिखती चमकती बिजली निहारना अच्छा लगता था और वे विस्तृत पेरिस के कृत्रिम अंतहीन प्राकृतिक दृश्यों के सूक्ष्म अंतर को भी पकड़ सकते थे। लेकिन 1983 में उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें देखने में परेशानी होने लगी थी। जब उनकी दृष्टि बेहतर नहीं हुई तो उन्हें नेत्र विशेषज्ञ के पास जाने का निश्चय किया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मैकुलर क्षति हो गई है। इस लौटते समय उन्हें हर चीज धीमी गति से घूमती नजर आ रही थी। हालांकि मैविस इस विशेष समस्या से परिचित नहीं थे, फिर भी उन्हें लगा कि समय तेजी से कम हो रहा है और उन्हें अपनी बची हुई दृष्टि का उपयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में तेजी से सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। यही नहीं, इस बीमारी का निदान था तो मैविस उसे खोज निकालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो भी पढ़ा वह अच्छा नहीं था। पुस्तकों का कहना था कि डॉक्टर उनकी दृष्टि को कम होते देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और वास्तव में वे भी यही रहा था। अगले 14 सालों तक मैविस की दृष्टि कम होना जारी रहा। सबसे उन्हें रात की ड्राइविंग छोड़नी पड़ी। फिर उन्हें लगा कि सर्दियों में भी कार चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि सड़क पर भूरा आसमान कोहरे के रूप में दिखाई देता था। वैसे भी साउथ डेकोटा में सर्दियां लंबे समय तक रहती थी। उनकी पुरानी सेवी कार पार्किंग में ही खड़ी रहती थी, लेकिन ऐसा ही धैर्य और दृढ़ संकल्प से मैविस लगातार तूफानों से जूझती रही और अपनी समस्या का हल ढूंढती रही। 1997 में अप्रैल माह के एक दिन मैविस ने मुझे फोन किया। उन्होंने सही जगह फोन लगाया। साउथ डेकोटा की इस महिला के साथ मैकुलर डिजनरेशन के बारे में पूरी बातचीत के बाद मैंने उन्हें अतिरिक्त पोषक तत्वों की निश्चित खुराक लेने की सलाह दी। मैविस ने अंगूर के बीज के आक्र की उच्च खुराक के साथ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल टैबलेट लेना शुरू कर दे। कुछ ही महीनों में मैविस की आंखों की दृष्टि में सुधार होने लगा। उन्हें हर चीज साफ दिखाई देने लगी, यहाँ तक कि रात में देखने में भी कम परेशानी होने लगी। अगली बार जब वे आंखों के डॉक्टर के पास गई तो उन्हें भी पहले से बेहतर स्थिति बताई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दिन उनकी दृष्टि वैसे ही थी जैसे 6 साल पहले 1991 में हुआ करती। अब उनकी पुरानी कार पार्किंग में खड़ी नहीं रहती थी। मैविस को कई जगह जाना था और कई चीजें देखना थी। रात के समय और सर्दियों में कार चलाना अभी भी चिंता की बात थी, लेकिन लगातार कम हो रही दृष्टि की समस्या अब नहीं थी। इस उत्साही महिला, जो यह जानती थी कि कैसे जिया जाता है, ने फिर से रात में
आकाश और विस्तृत फैले पेरिस को निहारना शुरू कर दिया। वे ऐसा तब तक करती रहती जब तक 2001 में ईश्वर ने उन्हें अपने पास नहीं बुला लिया। आँखों की समस्याएं। आँखों में क्षयकारी परिवर्तन के कारण के रूप में ऑक्सीडेटिव तनाव की भूमिका ने एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी पैदा कर दी। इसी कारण अधिक उम्र में होने वाली आँखों की बीमारियों को रोकने और इलाज में भी इनका इस्तेमाल होने लगा। इन दिनों अलग अलग केंद्रों पर कम से कम 6 बड़े चिकित्सीय प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें निम्न बीमारियों पर अतिरिक्त पोषक तत्वों के सावधानी पूर्वक उपयोग का अध्ययन किया जा रहा है। 60 साल से अधिक उम्र के मरीजों के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक सामान्य बात है। अमेरिका में स्वास्थ्य तंत्र पर इसका आर्थिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। अमेरिका में नेत्र विशेषज्ञ हर साल मोतियाबिंद के 13 लाख ऑपरेशन करते हैं, जिनका अनुमानित खर्च 3.5 अरब डॉलर से अधिक होता है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिकी लोगों में यदि मोतियाबिंद 10 साल देरी से हो तो इसके ऑपरेशन की जरूरत आधी रह जाए। आँखों का लेंस प्रकाश को एकत्रित कर रेटिना पर केंद्रित करता है। इसका काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए इसका जीवन भर साफ या पारदर्शी बना रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, लेंस के विभिन्न हिस्से क्षतिग्रस्त होने लगते हैं और यह धुंधला पड़ने लगता है। इस प्रकार आयु संबंधित मोतियाबिंद विकसित होने लगता है। चिकित्सा शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि उम्र के शुरुआती दौर में ही आँखों को एंटीऑक्सीडेंट पोषकों की पूर्ति पर्याप्त होती रहे तो लेंस सुरक्षित बना रहता है। इससे मोतियाबिंद का निर्माण भी नहीं होता है। आधारभूत शोध अध्ययन इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि इस बार भी समस्या की मुख्य जड़ स्वतंत्र तत्व ही है। ये तत्व सूर्य की पराबैंगनी किरणों के जरिए उत्पन्न होते हैं और क्षति पहुंचाकर मोतियाबिंद का कारण बनते हैं। शरीर द्वारा बनाए जाने वाले प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट आँख की प्राथमिक सुरक्षा तंत्र बनाते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने यह महसूस किया कि यह प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र आँखों की पूर्ण सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं होता है। हालांकि अनेक चिकित्सीय प्रयोग से पता चलता है कि सहायक एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की खुराक बढ़ाने पर लेंस का ऑक्सीडेटिव क्षय नहीं होता है। दरअसल लेंस के चारों ओर पाए जाने वाले द्रव में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्वयं लेंस की सुरक्षा करने के लिए काफी नहीं होते, इसलिए इस द्रव में अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम होने पर मोतियाबिंद बहुत तेजी से बढ़ता है। इस द्रव में पाया जाने वाला मुख्य एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है। यह पानी में घुलनशील होता है और लेंस के चारों ओर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस द्रव में पाए जाने वाले अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ई, अल्फा लिपोइक एसिड तथा बीटा कैरोटीन हैं। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन सी, विटामिन ई व बीटा कैरोटीन के असर और मोतियाबिंद विकसित होने के खतरे के बीच संबंध होता है। फिनलैंड में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में विटामिन ई और बीटा कैरोटीन का स्तर कम था, उनमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत 4 से 5 गुना बढ़ गई थी। इसी प्रकार एक अन्य अध्ययन के मुताबिक जिन व्यक्तियों ने अतिरिक्त विटामिन तत्वों का सेवन किया था, उनमें मोतियाबिंद विकसित होने का खतरा 50% तक घट गया था। कुछ अच्छे चिकित्सा प्रमाण बताते हैं कि युवा लेंसों की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा उम्र बढ़ने के साथ घट जाती है। अनेक अलग अलग चिकित्सा अध्ययन इस बात का प्रमाण देते हैं कि जब लोग विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ती हुई उम्र में उनकी आंख सुरक्षित रहती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि आंख के चारों ओर उपस्थित एविस द्रव में विटामिन सी की मात्रा जितनी अधिक होगी, मोतियाबिंद विकसित होने के विरुद्ध उतनी ही अधिक सुरक्षा मिलेगी। अपने सिनर्जी वाले प्रभाव की बदौलत अल्फा लिपोइक अम्ल इन सभी एंटीऑक्सीडेंट्स को आंखों के लेंस की सुरक्षा में लगा देता है। हालिया चिकित्सा अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अल्फा लिपोइक एसिड और विटामिन सी दोनों में कोशिका के भीतर उपस्थित ग्लूटेटियोन के पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, जिससे इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में सभी डॉक्टर मोतियाबिंद से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेने की
सलाह देने लगेंगे। जैसे जैसे चिकित्सीय प्रयोगों के नतीजे सामने आएंगे, हम विशेष एंटीऑक्सीडेंट्स तथा इनके सेवन के असर के बारे में और अधिक जान पाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है कि अभी भी इस बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है जिनसे मरीजों को अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित कर मोतियाबिंद की आशंकाओं को कम किया जा सकता है। मैकुलर क्षय। अमेरिका में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में नेत्रहीन का मुख्य कारण आयु संबंधित मैकुलर क्षय है। जो लोग इस बीमारी से परिचित नहीं है उनके लिए यह बताना उचित होगा कि यह रेटिना के मुताबिक हिस्से मैकुला की क्षति से संबंधित है। यह रेटिना का वह भाग होता है जहाँ पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अत्यधिक संख्या में होती है और यही हिस्सा केंद्रीय दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। जब इस क्षेत्र में खराबी आने लगती है तो हमारी दृष्टि का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र घटने लगता है। यदि मैकुलर क्षय से पीड़ित व्यक्ति आपकी ओर देखता है तो वह आपका चेहरा नहीं देख पाता है, लेकिन उसे आपके चारों ओर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। अन्य शब्दों में उनकी आसपास की दृष्टि सामान्य बनी रहती है। मैकुलर क्षय 2 प्रकार का होता है, गीला और सूखा। 90% मामलों में मैकुलर क्षय सूखा होता है जिसमें केंद्रीय दृष्टि धीरे धीरे कम होती है। इनमें से करीब 10% मामलों में यह विकसित होकर गीले मैकुलर क्षय में बदल जाता है। वर्तमान में सूखे मैकुलर क्षय के लिए कोई प्रमाणित गीली अवस्था के कारण केंद्रीय दृष्टि तेजी से घटती है। इससे नई नलिकाएं बनती है और नलिकाओं के स्त्राव होने लगता है। मैकुलर क्षय की गीली अवस्था का इलाज प्रभावी लेजर फोटो एजुकेशन के जरिए किया जा सकता है। नई नलिकाओं के यह उपचार उत्पादन को धीमा करने की कोशिश करता है, जिसके कारण रेटिना में सूजन और इसमें स्त्राव या रक्त स्त्राव होने लगता है। हालांकि फिर भी नेत्रहीन अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ती है। प्रीवेट ब्लाइंडनेस। अमेरिका के अनुमान के मुताबिक लगभग 1.4 करोड़ अमेरिकियों में आयु संबंधित मैकुलर क्षय के प्रमाण मिले हैं। वेवर डैम आई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 75 साल से अधिक उम्र के 30% लोगों में आयु संबंधित मैकुलर क्षय की बीमारी है और शेष 23% लोगों में अगले 5 सालों में आयु संबंधित मैकुलर क्षय विकसित हो जाएगा। रेटिना में चोट की प्रक्रिया। हाल के वर्षों में कई शोधकर्ताओं ने वायु संबंधित मैकुलर क्षय के वास्तविक कारणों के बारे में रोचक पेश किए हैं। इन सिद्धांतों से पता चलता है कि आंख में प्रवेश कर रेटिना के मैकुला पर केंद्रित होने वाले प्रकाश के कारण प्रकाश संवेदित कोशिकाओं के बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्र तत्व का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। यदि इन स्वतंत्र तत्वों को उदासीन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध नहीं होते हैं तो स्वतंत्र तत्व फोटो रिपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस प्रकार के ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण फोटो रिपोर्ट्स और रेटिना के बाहरी भाग में उपस्थित फॉली अनसैचुरेटेड वसा की अधिक मात्रा में भी खराबी आने लगती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में होने वाली ऑक्सीकरण क्षति के समान ही ऑक्सीकृत व क्षतिग्रस्त फॉली अनसैचुरेटेड वसा के कारण लिपोफसिन रेटिना के पिगमेंट एपिथेलियम के अंदर एकत्रित होने लगता है। लिपोफसिन रेटिना को अपेक्षाकृत अधिक ऑक्सीडेटिव क्षति पहुंचाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस क्षति का मुख्य कारण संवेदनशील फोटो रिपोर्ट्स की क्षति और इनका खराब होना है। ये विशेष तत्व पिगमेंट एपिथेलियम कोशिकाओं के अंदर एकत्रित हो सकते हैं और एपिथेलियम के नीचे उभार के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें ड्रेसन कहते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए यह ड्रेसन ही मरीज में आयु संबंधित मैकुलर क्षय विकसित होने का पहला संकेत होता है। चूँकि ये ड्रेसन पिगमेंट कोशिकाओं और उन्हें होने वाली रक्त आपूर्ति के बीच एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए ये पोषक तत्वों के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को कम कर पाती है। इस कारण अंधेपन का एक क्षेत्र
बन जाता है। प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को क्षति पहुंचाना। ड्रेसन के विकास के कारण आंख में फोटो रिसेप्टर को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे उस क्षेत्र में अंधापन आ जाता है। रेटिना में स्वतंत्र तत्व का निर्माण। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जब रेटिना में पिगमेंट और फोटो रिसेप्ट प्रकाश को अवशोषित करते हैं तो इस प्रक्रिया में स्वतंत्र तत्व का निर्माण होता है। विशेष रूप से अधिक ऊर्जा वाला पराबैंगनी प्रकाश और नीले रंग का दृश्य प्रकाश रेटिना में दुश्मन स्वतंत्र तत्वों का निर्माण करने में सक्षम होता है। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मरीज लंबे समय तक अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश के संपर्क में रहते हैं उनमें आयु संबंधित मैकुलर क्षय होने का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश किरणों से उत्पन्न स्वतंत्र तत्व से सुरक्षा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र भी कमजोर पड़ता जाता है। जाहिर है इससे एंटीऑक्सीडेंट्स और स्वतंत्र तत्वों के बीच का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इससे आंख के रेटिना में क्षति पड़ जाती है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि मैकुलर क्षय से पीड़ित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स तथा विटामिन ई की मात्रा कम पाई जाती है। चिकित्सीय प्रयोगों के जरिए इस बात का परीक्षण किया गया था कि क्या अतिरिक्त पोषक तत्वों की खुराक देने से आयु संबंधित मैकुलर क्षय को कम या अधिक किया जा सकता है। इनके परिणाम को नीचे संक्षेप में बताया गया है। कैरोटीनॉइड्स। रे अपनी गाजर खाओ, ये तुम्हारी आंख के लिए अच्छी है। आज भी मैं अपनी माँ से आग्रह को सुन सकता हूँ। वे मुझसे विनती करती है कि मैं बाहर खेलने जाने से पहले अपनी क्रीम वाली गाजर जरूर खा लूं। क्या आपके माता पिता ने भी कभी आपसे गाजर खाने के लिए कहा? डॉक्टर का मानना है कि गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन अच्छी दृष्टि और रात में देखने के लिए अच्छा होता है। यह एक हद तक सही है, लेकिन बीटा कैरोटीन शरीर में पाए जाने वाला 1 दर्जन महत्वपूर्ण कैरोटीनॉइडों में से सिर्फ एक कैरोटीन है। वास्तव में भोजन में मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा अन्य हरी सब्जियां खाना भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में कैरोटीनॉइड्स, ल्यूटीन, जिएजेंथाइन पाए जाते हैं। चूंकि ल्यूटीन और जिएजेंथाइन का रंग पीला होता है, इसलिए ये दृश्य प्रकाश के नीले भाग को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। नीला प्रकाश उच्च ऊर्जा वाला ऐसा प्रकाश होता है जो आंख की रेटिना और लेंस को क्षति पहुंचा सकता है। जब ये दोनों तत्व लेंस और मैकुला में मौजूद रहते हैं तो हमारी आंखें नीले रंग का प्रकाश अवशोषित कर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर देती है। दरअसल ये अतिरिक्त धूप के चश्मों की तरह काम करते हैं। ये अधिक ऊर्जा के हानिकारक प्रकाश को बाहर रोककर फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्व के उत्पादन को घटा देते हैं। ये पोषक तत्व बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आंख के किसी भी हिस्से में पाए जाने वाले स्वतंत्र तत्वों को उदासीन करने में सक्षम होते हैं। अध्ययन बताते हैं कि ल्यूटीन आंखों की सुरक्षा में मदद करता है। जिन मरीजों में ल्यूटीन और जिएक्लेजेनाइथिन को अतिरिक्त पोषक तत्वों के रूप में लिया, उनके रक्त में सिर्फ इन तत्वों का स्तर बढ़ा बल्कि आंख के भीतर भी इनके स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन अध्ययनों में रेटिना को क्षतिग्रस्त होने से बचाने वाला मैकुलर पिगमेंट भी 20 से 40% तक बढ़ गया था, जबकि मैकुलर फोटोरिसेप्टर तथा मैकुलर पिगमेंट को भेजा जाने वाला नीला प्रकाश 40% तक घट गया था। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 9 नवंबर 1994 के अंक में बताया गया कि ल्यूटीन और जिएक्लेजेनाइथिन नामक 2 पीले पोषकों की अधिक मात्रा लेने वाले मरीजों में सामान्य लोगों की अपेक्षा आयु संबंधित मैकुलर क्षय विकसित होने का खतरा 43% तक घट गया था। आश्चर्यजनक रूप से अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन लेने वाले मरीजों में इस प्रकार के लाभ देखने को नहीं मिले। सिर्फ ल्यूटीन और जिएक्लेजेनाइथिन 2 ऐसे कैरोटीनॉइड्स हैं जो विशेष रूप से आंख की मैकुलर में
एकत्रित होते हैं। हालांकि क्रीम वाली गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यह आयु संबंधित मैकुलर क्षय को कम नहीं करता है। इसलिए माँ जो कहती थी उनका वास्तविक अर्थ था गाजर खाओ कैरोटीनॉइड के रूप में विटामिन सी। जिन लोगों में विटामिन सी का स्तर कम होता है उनमें आयु संबंधित मैकुलर क्षय की आशंका बढ़ जाती है। आंख के भीतर पाए जाने वाला द्रव में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह रेटिना के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होता है। अध्ययन बताते हैं विटामिन सी के अतिरिक्त तत्वों के सेवन से आयु संबंधित मैकुलर क्षय को कम किया जा सकता है। इस विटामिन में विटामिन ई और कोशिका के भीतर बनने वाले शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटेटियोन के रूप में क्षमता भी होती है। विटामिन ई मैकुलर क्षय के मरीजों में आंख के मैकुलर क्षेत्र में विटामिन ई कम मात्रा में पाया जाता है। इसी क्षेत्र में उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश अत्यधिक मात्रा में स्वतंत्र तत्वों का निर्माण कर फोटो रिसेप्टर को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि विटामिन ई आंख के भीतर मौजूद मुख्य एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक अहम किरदार निभाता है। जब कोई मरीज विटामिन ई को अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में लेता है तो वह मैकुलर क्षय के विकसित होने से सुरक्षा पा सकता है। कोएंजाइम Q10 अध्याय 7 में कार्डियोमायोपैथी पर चर्चा करके अब तक आपको कोएंजाइम Q10 से परिचित हो गए हैं। कोएंजाइम Q10 वसा में घुलनशील एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह पोषक तत्व पूरे शरीर में वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। आँख के रेटिना का एक बड़ा हिस्सा जो वसा का बना होता है भी इसका अपवाद नहीं है। मैकुलर क्षय के मरीजों को कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम पाई जाती है। जिन मरीजों में कोएंजाइम Q10 की सामान्य मात्रा पाई जाती है उनमें अत्यधिक स्वतंत्र तत्व के कारण हुए ऑक्सीडेटिव क्षय के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। उम्र आधारित मैकुलर क्षय संबंधित अध्ययन में कोएंजाइम Q10 नया पदार्थ है और इसके प्रभाव उत्साहजनक है। ग्लूटेटियोन शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आंख में लेंस के साथ साथ रेटिना की फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं और पिगमेंट के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। अध्ययन बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में ग्लूटेटियोन का स्तर कम होता जाता है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि आंखों में बीमारी बढ़ने और उम्र बढ़ने में कोई संबंध जरूर है। ऐसे कई अध्ययन किए गए हैं जिनमें आंख के लेंस और रेटिना में इस महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बढ़ाने की कोशिश की गई। शोधकर्ताओं इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम मुंह द्वारा ग्लूटेटियोन बहुत कम मात्रा में ले पाते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा कोशिका में ग्लूटेटियोन का स्तर बढ़ाना लगभग असंभव होता है। इस कारण शरीर में कोशिकीय ग्लूटेटियोन का स्तर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर को ग्लूटेटियोन के निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाए। याद रखें कि ग्लूटेटियोन पर ऑक्सीडेज प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्रों में एक है जिसका निर्माण शरीर स्वयं करता है। स्वयं का सबसे प्रभावी प्राकृतिक रक्षा तंत्र बनाने में शरीर को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनमें सेलेनियम, विटामिन B6, N-एसिटाइल, L-सिस्टीन तथा नियासिन शामिल है। जैसे जैसे आप कोशिकीय पोषण के बारे में अधिक जानेंगे वैसे वैसे आपको इन पोषक तत्वों को कोशिकाओं को उपलब्ध कराने का महत्व पता चलेगा। इस स्थिति में अल्फा लिपोइक अम्ल तथा विटामिन सी भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन दोनों में ग्लूटेटियोन का पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है। चूँकि कोशिका के भीतर ग्लूटेटियोन के स्तर को बढ़ाना मुश्किल होता है, इसलिए अतिरिक्त पोषक तत्वों में ये पोषक तत्व भी शामिल होना चाहिए ताकि ग्लूटेटियोन का इस्तेमाल बार बार किया जा सके। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब फोटोरिसेप्टर तथा रेटिना की पिगमेंट कोशिकाओं में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं तब ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षय से बेहतर तरीके से सुरक्षा देने में सक्षम होते हैं और जब ग्लूटेटियोन का स्तर अधिक होता
होता है तब आँख का लेंस भी ऑक्सीडेटिव क्षय के प्रति बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता है। जिंक और सेलेनियम महत्वपूर्ण खनिज तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट तंत्र के लिए जरूरी होते हैं। जिंक हमारे एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र के काम करते रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि सेलेनियम ग्लूटेटियन पर ऑक्सीडेज तंत्र के लिए आवश्यक होता है। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र आँख में बनने वाले स्वतंत्र तत्वों के विरुद्ध लड़ाई के लिए आवश्यक होते हैं। यदि ये दोनों खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो दोनों ही रक्षा तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि इन खनिजों, खास तौर से जिंक का सेवन करने पर अधिक आयु में मैकुलर क्षय को ठीक किया जा सकता है। फाय की कहानी। लंबे समय से मेरी मरीज रही फाय एक दिन अपने पति के साथ चेकअप के लिए मेरे पास आई। इस दौरान फाय ने बताया कि हाल ही में उसे मैकुलर क्षय हो गया है। अपने परिवार से मिलने के लिए टेक्सास जाते समय फाय ने महसूस किया कि वह कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। वह बार बार अपने चश्मे को साफ करती रही, पर उसने यही पाया कि अब भी वह अच्छी तरह नहीं देख सकती थी। उसने उसी समय निश्चय किया कि उसे उसके चश्मे का नंबर बदलवाना पड़ेगा। जब वह घर लौटी तो तुरंत ही आंखों के डॉक्टर के पास गई, लेकिन चश्मे के नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फाय आंखों की रोशनी लगातार खराब हो रही थी। जब वह चर्च गई तो प्रार्थना सभा में लोगों के चेहरे भी नहीं पहचान सकती थी। चिंतित फाय ने रेटिना संबंधित बीमारियों के विशेषज्ञ से मिलने का फैसला किया। उन्होंने फाय का परीक्षण कर बताया कि उसे मैकुलर क्षय है। इस समय तक फाय की बाईं आंख की रोशनी भी कुछ खो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे गीला मैकुलर क्षय है। उसे इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि उसे लेजर की आवश्यकता भी पड़े। मैंने फाय को मैकुलर क्षय के मरीजों पर किए गए अपने शोध के बारे में बताया कि किस तरह अतिरिक्त पोषक तत्व लेकिन मरीजों की दृष्टि में सुधार हुआ था। स्वाभाविक है, फाय भी इन्हें अपनाना चाहती थी। इस प्रकार मैंने उसे ये तत्व देने शुरू किए जिसका वर्णन अध्याय 17 में किया गया है। 2 महीने के भीतर ही फाय ने मुझे बताया कि उसकी आंखों की रोशनी में उल्लेखनीय सुधार था और यह सामान्य होने के नजदीक थी। अब वह प्रार्थना सभा में हर चेहरे को देख सकती थी। यह घटना 5 साल पहले की है और फाय अभी भी अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन करती है। उसकी दृष्टि अब सामान्य हो गई है। फाय अभी भी कुछ महीनों के अंतराल से नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाती है, लेकिन अब उसे लेजर सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। उसके डॉक्टर कहते हैं कि उसकी आंखें बहुत सुंदर है। आपकी आंखों की मोतियाबिंद से सुरक्षा और उम्र आधारित मैकुलर क्षय। मैंने आपके साथ बहुत सारी तकनीक जानकारियां बांटी है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपके सामने अनेक चिकित्सा प्रमाण हो और आप अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन तथा नेत्र बीमारियों से बचाव के बारे में सही निर्णय ले पाए। यह सलाह उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्हें मोतियाबिंद या मैकुलर क्षय है और जो इस प्रक्रिया को कम करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन मैं एक बात पहले ही कह दूं कि आपको यह जानकर भी आश्चर्य हो सकता है कि मैंने यह सभी प्रयोग किस प्रकार किए हैं। अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैं मैकुलर क्षय के अपने मरीजों के प्रति बहुत ही गंभीर रहता था, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण हुई क्षति को वापस ठीक किया जा सकता है या नहीं। मैं 1 दर्जन से अधिक ऐसे मरीजों के लगातार संपर्क में रहा जिनके नेत्र रोग विशेषज्ञों ने भी मेरी सलाह के बाद उनमें दृष्टि सुधार की बात मानी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य की उच्च ऊर्जा वाली हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा करना हम सबके लिए मुश्किल काम है। ये किरणें ही आंखों में ऑक्सीडेटिव तनाव का मुख्य कारण होती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में रेटिना की रक्षा करने वाले कार्निया और लेंस पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन कार्निया तथा लेंस दोनों उच्च ऊर्जा वाले नीले दृश्य प्रकाश को नहीं रोकते हैं और न ही अवशोषित करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लेंस अधिक पराबैंगनी प्रकाश को गुजरने देता है, जिससे रेटिना सुरक्षित नहीं रह पाता है। जब आंखों की सुरक्षा की बात आती है तो इसका मुख्य दुश्मन सूर्य का प्रकाश होता है। यह
बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शरीर की आवश्यकता अनुसार ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करें। पराबैंगनी किरणों और नीले दृश्य प्रकाश को रोकने वाली अच्छी गुणवत्ता के धूप के चश्मे खरीदना एक बेहतर निवेश है। इसका मतलब यह है कि आपको कई स्वतंत्र तत्वों को उदासीन नहीं करना पड़ेगा। आँख के बारे में किए गए चिकित्सीय अध्ययनों से पता चलता है कि जब एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है और ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है। हम सभी को अपनी आंख और चेहरे को सूर्य के सीधे प्रकाश से बचने के बारे में सचेत रहने की आवश्यकता है। जो लोग बाहर काम करते हैं या खेलों से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जिससे उन्हें तेज सूर्य प्रकाश के संपर्क में रहना पड़ता है, उन्हें बाहर रहते समय हमेशा आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे पहनना चाहिए। इस समीकरण का दूसरा हिस्सा शरीर के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र को बनाने के बारे में है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन कर हम ऐसा कर सकते हैं। एक विशेष प्रयोग के तहत मैकुलर क्षय के 192 मरीजों को एंटीऑक्सीडेंट दिए गए, जबकि 61 मरीजों को कुछ भी नहीं दिया गया। 6 महीने बाद अतिरिक्त पोषक तत्व लेने वाले 87.5% मरीजों में दृष्टि पहले जैसी हो गई थी या अध्ययन की शुरुआत से बेहतर हो गई थी, जबकि पोषक तत्व न लेने वाले सिर्फ 59% मरीज की दृष्टि में सुधार हुआ था। मैं एक बार फिर बता दूं कि इसके लिए खाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अध्याय 17 में बताया गया है। 2 साल पहले एक रेस्तरां की पार्किंग में शहर के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने मुझे रोक कर पूछा, ये पोषक तत्व क्या है जो आप मैकुलर क्षय के अपने मरीजों को देते हैं? उन्होंने कहा कि आज सुबह ही मैंने अपने क्लिनिक में एक महिला को देखा जिसकी दृष्टि 20 से 120:40 तक सुधर गई थी। मैंने मैकुलर क्षय के किसी भी मरीज में ऐसा सुधार पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इस अध्याय में बताए गए विचार उन्हें समझाया। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने अपनी कार का दरवाजा खोलकर धूप का चश्मा उठाया और मुस्कुराकर कहा, आप मैकुलर क्षय के सभी मरीजों की मदद कर सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद के मरीजों की मदद न करें। ऐसे मरीजों की मदद के लिए हमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है। मैं जानता था कि वे मजाक कर रहे थे और मैंने अतिरिक्त पोषक तत्व के प्रति उनकी रुचि सराहना की। इस बारे में थोड़ा सा संदेह जरूर है कि मोतियाबिंद और मैकुलर क्षय का मुख्य कारण ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। फिर भी मेरा विश्वास है अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन से फायदा अवश्य होता है। वैसे भी मैकुलर क्षय के लिए कोई अन्य प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है और कई मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन से भी बचते हैं। क्या यह बेहतर परिणाम पाने का सरल तरीका हो सकता है?